Assalamu alaikum students, this is Muhammad Hamid Lukman. तो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट बायोएनर्जेटिक्स। हमारी बुक का चैप्टर नंबर 11 है। लास्ट टाइम हम लोगों ने चैप्टर गैशियस एक्सचेंज को डिस्कस किया था। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं बायोएनर्जेटिक्स। अब बायोएनर्जेटिक्स की यहाँ पे उन्होंने डेफिनेशन लिखी है, हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं। इट इज़ अ क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ एनर्जी रिलेशनशिप एंड एनर्जी कन्वर्जन। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या बात करनी है, एनर्जी से रिलेट कर रहा है। एनर्जी के बारे में हम लोगों ने क्या कुछ डिस्कस करना है, दो चीज़ें डिस्कस करनी है। पहली चीज़ एनर्जी रिलेशनशिप कि आपकी डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स का डिफरेंट एनर्जी की टाइप्स का आपकी बॉडी के अंदर आपस में कैसे रिलेट करती हैं। फिर एनर्जी कन्वर्जन के एनर्जी कन्वर्ट कैसे हो रही है एक फॉर्म से दूसरी में, सोलर से केमिकल में, केमिकल से दूसरी केमिकल में, तो ये किस तरीके से कन्वर्जन हो रही है इसको हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पर उन्होंने क्या बात किया कि ये जो आपकी एनर्जी कन्वर्जन्स हैं, ये एनर्जी कन्वर्जन्स क्या करती हैं, ये लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को डील करती हैं। आपको यहाँ पे एमसीक्यूज आ सकता है कि जो एनर्जी कन्वर्जन्स हैं वो किसको डील करती हैं, वो डील करती हैं लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये आपको एमसीक्यूज में आ सकता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं प्लांट्स के अंदर जो सोलर एनर्जी केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो रही है। अब इसके अंदर उन्होंने कुछ बातें लिखी हैं। उन्होंने क्या बताया कि आपकी जितनी भी लाइफ फॉर्म्स हैं इस अर्थ के ऊपर, जितनी भी लाइफ है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सनलाइट के ऊपर ही उसका इन्हसार है। यानी कि उसके अंदर जितनी भी एनर्जी की प्रोडक्शन हो रही है उसके लिए वो सारी की सारी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहाँ से एनर्जी हासिल कर रही है, सन से कर रही है। नेक्स्ट हम लोग अगर बात करते हैं तो कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म, हम लोगों ने ये तो बात कर ली कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सन से ले रहे हैं, पर कोई भी ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं है कि वो डायरेक्ट सनलाइट की एनर्जी को अपने प्रोसेसेस के अंदर इस्तेमाल कर दे। फॉर एग्जांपल एक बंदा बोल रहा है, चल रहा है, तो डायरेक्ट सन से एनर्जी ले रहा है, वो चलने के अंदर यूज होती जा रही है, ऐसा नहीं है। इससे पहले हमारी एनर्जी की दरमियान में कन्वर्जन होती है। यानी कि सनलाइट की एनर्जी को लिया, उससे एक सब्सटेंस बनाया, फूड बनाई, उस फूड से देन हम लोग क्या करते हैं, अपने लाइफ प्रोसेसेस के अंदर उस एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपका एनर्जी कन्वर्जन है जो इस चैप्टर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम लोग आगे बात करते हैं कि इस एनर्जी कन्वर्जन के अंदर या सनलाइट से एनर्जी के यूटिलाइज करने तक आपके क्लोरोप्लास्ट का क्या रोल है। तो क्लोरोप्लास्ट कहाँ पे प्रेजेंट है, ये आप लोगों को पता है कि डिफरेंट फोटोसिंथेटिक जो यूकैरियोट्स हैं जैसे कि प्लांट्स हो गए, उनके अंदर एक ऑर्गेनेलिया क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस के अंदर इसका रोल है। अब ये क्लोरोप्लास्ट करते क्या है, ये सन से एनर्जी को लेती है, किस फॉर्म में, लाइट एनर्जी की फॉर्म में, उसको देन कन्वर्ट कर देती है केमिकल के अंदर। यानी कि इसने क्या किया है, इधर से सन से जो है लाइट एनर्जी ली, इस लाइट एनर्जी को उसे कन्वर्ट किया केमिकल एनर्जी में, देन इस केमिकल एनर्जी को ये स्टोर कर देता है शुगर के अंदर। इसने क्या किया है कि लाइट एनर्जी ली, लाइट एनर्जी को केमिकल में कन्वर्ट किया, केमिकल एनर्जी को स्टोर कर दिया शुगर में। अब वो जो शुगर है, जैसे कि हम लोग ग्लूकोज की बात करते हैं, इस ग्लूकोज को क्या किया जाता है, डिफरेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के अंदर भी कन्वर्ट किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल इसको प्रोटीन बनाने के लिए, इससे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए, इस ग्लूकोज से सुक्रोज बनाने के लिए, ये स्टार्च बनाने के लिए इसको इस्तेमाल कर लिया जाएगा। नेक्स्ट जब हम लोग इसकी बात करते हैं एनर्जी कन्वर्जन्स की, तो यहाँ पे हमारे सेन के अंदर सबसे पहली जो चीज आती है, जहाँ जिस प्रोसेस में एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उस प्रोसेस को बोलते हैं रेस्पिरेशन। तो यहाँ पे हम लोग रेस्पिरेशन और एटीपी की एवोल्यूशन को डिस्कस करते हैं। तो रेस्पिरेशन आपकी इवॉल्व कब हुई है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेशन आई कब है। तो उन्होंने एक बात किया कि सबसे पहले जब फोटोसिंथेसिस इवॉल्व हो गई, फोटोसिंथेसिस के बाद जितने फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करके वो एनवायरनमेंट के अंदर ऑक्सीजन को शामिल करते रहे। अब जब एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन शामिल होती रही तो ऑक्सीजन का लेवल क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अब ये जो ऑक्सीजन जब एनवायरनमेंट में ज्यादा हो गई तो ये ऑर्गेनिजम्स के लिए पॉसिबल हो गया कि वो उसके अंदर उस ऑक्सीजन को यूटिलाइज करें और अपनी सेलुलर रेस्पिरेशन को परफॉर्म करें। नेक्स्ट हम लोग आगे बात करते हैं प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। एनर्जी तो हमने बना ली,
एनर्जी के बाद हमने वो उस फूड को यूटिलाइज भी कर लिया रेस्पिरेशन में, यहाँ पे हमने देखा है उस रेस्पिरेशन से एनर्जी भी निकाल ली। अब उस एनर्जी को, अब ऐसा तो नहीं है कि अगर मैं अब खाना खा रहा हूँ तो मैंने खाना खाते हुए साथ ही एनर्जी इस्तेमाल करनी है, खाना खाने के कुछ देर बाद नहीं करनी। हम लोगों ने सुबह का ब्रेकफास्ट किया हुआ है, अभी तक हमारी बॉडी में एनर्जी और हम लोग चल फिर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी ने उस फूड से जो एनर्जी निकाली थी उसको उसे स्टोर करके रख लिया अपनी बॉडी के अंदर। तो जब रेस्पिरेशन इवॉल्व हो गई तो एनर्जी को स्टोर करने के लिए केमिकल्स भी उसके अंदर स्टार्ट हुए। तो ये रेस्पिरेशन ने क्या किया है, जब भी रेस्पिरेशन होती है तो इसके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। अब उस एनर्जी को यूज किया जाता है एटीपी को बनाने के अंदर। ठीक है, उन्होंने यहाँ पे क्या लाइन लिखी है कि कपल्स सम ऑफ एनर्जी इन द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। इन्होंने क्या बात की है कि कुछ एनर्जी को एटीपी बनाने में इस्तेमाल किया गया, यानी कि सारी की सारी एनर्जी एटीपी में यूज नहीं होगी, कुछ जाया भी हो जाती है। तो कुछ एनर्जी को एटीपी केमिकल बनाने में इस्तेमाल कर दिया। अब एटीपी का रोल क्या है? एटीपी इज अ केमिकल लिंक बिटवीन एनाबोलिज्म एंड कैटाबोलिज्म। एनाबोलिज्म आपके जो मॉलिक्यूल्स बने हैं, एनर्जी को यूटिलाइज करके मॉलिक्यूल्स को बनाया है। कैटाबोलिज्म में मॉलिक्यूल्स को तोड़ा है और एनर्जी निकाली है। तो ये आपके मॉलिक्यूल्स के टूटने के बाद जो अंदर से एनर्जी निकली है वो आपका यहाँ पे क्या है कि उस एनर्जी को एटीपी की फॉर्म में स्टोर किया जाता है। तो आपकी एटीपी क्या है? इट इज अ केमिकल लिंक बिटवीन एनाबोलिज्म एंड कैटाबोलिज्म। आपको ये एमसीक्यूज आ सकता है कि एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म के दरमियान में लिंक क्या है? वो लिंक है एटीपी। नेक्स्ट हम लोग इस जो पूरे बायोएनर्जेटिक्स की हमने बात की है या पूरे चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके एक जनरल सा ओवरव्यू यहाँ पे बताया। होगा क्या कि सोलर एनर्जी, सनलाइट की जो एनर्जी है उसको यूटिलाइज करेंगे फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म अपने किस प्रोसेस में? फोटोसिंथेसिस में। देन ये जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है ये उस एनर्जी को यूज करेंगे अपनी ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने में। इन ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या आएगा? ग्लूकोज। अब वो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है किसी भी एनर्जी के इनपुट के बगैर वो नहीं बनते। तो यहाँ पे एनर्जी के इनपुट क्या है? सोलर एनर्जी। फिर उस फूड को यूटिलाइज कर लिया जाता है ग्लाइकोलिसिस या रेस्पिरेशन में। तो ग्लाइकोलिसिस और रेस्पिरेशन जो कि एक एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस है उसके अंदर इसको इस्तेमाल कर लिया जाएगा। हम लोग जो अभी बात कर रहे थे कि हम लोगों ने क्या किया है कि और सोलर एनर्जी को क्लोरोप्लास्ट ने उसने अब्जॉर्ब किया, प्लांट ने उस सोलर एनर्जी से फूड बनाई। अब उस सनलाइट वाली जो सोलर एनर्जी है जो कि लाइट की फॉर्म में है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए प्लांट्स के अंदर कुछ पिगमेंट्स होते हैं, उनके अंदर यहाँ पे वो क्या करते हैं, वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो आपको यहाँ पे एक और क्वेश्चन बन सकता है कि फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के दरमियान में क्या डिफरेंस है? तो एक ब्रीफ सा डिफरेंस है, एमसीक्यूज में भी आ सकता है। तो फोटोसिंथेसिस क्या है? इट इज एनर्जी कैप्चरिंग प्रोसेस। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि एनर्जी को कैप्चर करता है। और रेस्पिरेशन क्या है? इट इज एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस, यानी कि जब भी रेस्पिरेशन होगी तो एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। फोटोसिंथेसिस में एनर्जी यूटिलाइज हुई, कैप्चर हुई, रेस्पिरेशन के अंदर एनर्जी रिलीज होगी। तो ये आपका अगर एमसीक्यूज आता है कि एनर्जी कैप्चरिंग प्रोसेस कौन सा है? फोटोसिंथेसिस। अगर आता है एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस कौन सा है? रेस्पिरेशन। तो हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं डिटेल में फोटोसिंथेसिस की। ठीक है, तो अब फोटोसिंथेसिस है क्या? इसको अगर हम डिफाइन करते हैं तो इट इज अ प्रोसेस। ये एक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? जिसके अंदर जो एनर्जी पुअर ऑक्सीडाइज्ड कंपाउंड है, क्या है? एनर्जी पुअर ऑक्सीडाइज्ड कंपाउंड। ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर एनर्जी कम है और है वो क्या? ऑक्सीडाइज्ड, जिसके अंदर ऑक्सीजन शामिल है। किस किस के कंपाउंड? कार्बन का और हाइड्रोजन का। अब कार्बन का कंपाउंड क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि ये क्या है? कार्बन का कंपाउंड है जो कि ऑक्सीडाइज्ड है। हाइड्रोजन का क्या है? वाटर। हाइड्रोजन का कंपाउंड है जो कि ऑक्सीडाइज्ड है। तो ये एनर्जी पुअर ऑक्सीडाइज्ड कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, दीज आर रिड्यूस्ड
इसको रिड्यूस किया जाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड होते हैं, हाइड्रोजन को इनके अंदर ऐड करवाया जाता है और उससे क्या बना दिया जाता है, कार्बोहाइड्रेट बना दिया जाता है। और कौन सा कार्बोहाइड्रेट, शुगर, शुगर यानी कि इसके अंदर ग्लूकोज बना दिया जाता है। अब इस ग्लूकोज को बनाया जाता है यूजिंग लाइट एनर्जी। अब ये जो सी एनर्जी है ये इसको क्या किया जाता है, इसको एब्जॉर्ब किया जाता है और कन्वर्ट किया जाता है डिफरेंट केमिकल एनर्जी में, केमिकल बॉन्ड्स में। और वो एनर्जी कौन कन्वर्ट करता है, एब्जॉर्ब करता है, क्लोरोफिल के जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर केमिकल क्लोरोफिल है वो क्या करेगा, इस एनर्जी को एब्जॉर्ब भी करेगा और इसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट भी करा के देगा। तो ये क्लोरोफिल और इसके अलावा बाकी जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं जिसके अंदर बाकी कैरोटीनाइड वगैरह आते हैं वो भी क्या करते हैं, यही काम कर रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करते हैं इसका रिएक्शन। अब अगर इसके रिएक्शन के देखें तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल्स हैं, वो 12 वाटर के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल। तो क्या बना देंगे, ग्लूकोज प्लस 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स और 6 वाटर के मॉलिक्यूल्स। अब इसके रिएक्शन के अंदर हमारे पास रिएक्टेंट्स क्या हैं, हमारे पास रिएक्टेंट है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और लाइट। जैसे कि आपको नजर आ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और लाइट। अब इसके अंदर प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं, प्रोडक्ट्स है इसके अंदर ग्लूकोज और ऑक्सीजन, 2 प्रोडक्ट्स हैं। अब आप लोग यहाँ पे कहेंगे कि इसके अंदर तो ये वाटर भी बन रहा है तो इसको हमने प्रोडक्ट्स में शामिल क्यों नहीं किया। अब इसको शामिल ना करने के पीछे इधर रीजंस हैं। आपको क्वेश्चन आ सकता है व्हाई वाटर इज नॉट कंसीडर्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट वाटर क्यों नहीं है। अब उसके पीछे क्या रीजन है, पहली चीज कि ये जो वाटर है ये एक रिएक्शन में इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि ये जो फोटोसिंथेसिस का आपने एक रिएक्शन कर दी है, असल में ये एक नहीं है, मल्टीपल रिएक्शंस हैं। तो वाटर यूज कहीं भी हो रहा है, प्रोड्यूस कहीं से हो रहा है, क्लियर। अब उसके बाद यहाँ पे नेट यील्ड वाटर की कोई नहीं है। अब अगर आप लोग देखते हैं तो वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स यूज हो रहे हैं, 12, वाटर के बन कितने हैं, 6। अब 12 आए हैं, 6 बने हैं, इसका मतलब है कि बाकी जो 6 हैं वो कम हो गए ना, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कहते हैं कि ये जो 6 बने हैं ये दोबारा जाके यूज होंगे, इनके साथ मजीद 6 और आ जाएंगे। एक फोटोसिंथेसिस एक बार हुई, 6 मॉलिक्यूल वाटर के बने हैं। अब ये जो 6 बने इसको दोबारा भी तो इस्तेमाल किया जा सकता है यहाँ पे, तो 6 इस्तेमाल किए, 6 मजीद आ गए। इसका मतलब है कि हम लोग इसको यहाँ से वाटर को प्रोडक्ट्स में निकाल देते हैं और जो 6 मॉलिक्यूल फोटोसिंथेसिस में आए हैं ना सिर्फ हम उससे ही यहाँ पे लिख देते हैं। तो इसलिए आपका जो वाटर है इसको प्रोडक्ट में कंसीडर नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट में कंसीडर करते हैं। और इस सारी बात के बाद हम लोग अगर इस इक्वेशन को समराइज कर दें वाटर को निकाल के तो हमारे पास क्या बचता है कि 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल है जो कि 6 वाटर के मॉलिक्यूल के साथ आके मिलते हैं, ये ग्लूकोज बना देगा और साथ में ऑक्सीजन बना देगा, उसके भी 6 मॉलिक्यूल बन जाएंगे। तो ये आपका क्या है, एक समराइज इक्वेशन होगी किसकी, फोटोसिंथेसिस की। तो आप अगर यहाँ पे देखें तो इसको अगर उल्ट करते हैं तो ये सेम रेस्पिरेशन की इक्वेशन भी बन जाती है, यानी कि रेस्पिरेशन क्या है, उसके ऑपोजिट है। तो इन दोनों के दरमियान में डिफरेंस भी आ गया। आपको आगे जो एक बड़ा सा पैराग्राफ है उसके अंदर 2 बातें हैं, उसके अंदर एक चीज है फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में फर्क, और एक है फोटोसिंथेसिस के अंदर जो बायो एनर्जेटिक्स हो रही है या प्लांट्स के अंदर जो बायो एनर्जेटिक्स हो रही है डिफरेंट टाइम्स के अंदर, उसको एक्सप्लेन किया है। तो हमारे पास अगर हम फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं तो ये यूज करता है जो प्रोडक्ट है एरोबिक रेस्पिरेशन की। एरोबिक रेस्पिरेशन की प्रोडक्ट क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, फोटोसिंथेसिस में वो यूज होगी। रेस्पिरेशन क्या करेगा, यूज करेगा प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी कि रेस्पिरेशन में ये चीजें यूटिलाइज होंगी। आपके फोटोसिंथेसिस में ये रिएक्टेंट्स हैं, रेस्पिरेशन में ये रिएक्टेंट्स हैं। तो ये आपका क्या है, इस तरह एक दूसरे से ऑपोजिट हो गया। फोटोसिंथेसिस सिर्फ और सिर्फ डे टाइम में होती है और रेस्पिरेशन डे में भी हो रही है और नाइट में भी हो रही है। तो आज के लेक्चर के अंदर इतना ही रखते हैं, यही जो टॉपिक है इसको हम लोग नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे अगले लेक्चर्स में। तो अल्लाह हाफिज़।